हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इद्रिस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन हमारे कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम उन सभी वीडियो को बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, जिनसे आपके एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले गलत ना हों। इसी के क्रम में हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, जिनको अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, हमने जो कई सारे वीडियो चैनल पर अपलोड किए हैं, उनसे हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है हमारा NT-UGC नेट का, उसके अंदर लगभग 10 से 15 क्वेश्चन उन वीडियो से देखने को मिले हैं। जो संख्या में काफ़ी कम वीडियो हैं, उसके बावजूद भी इतने सारे क्वेश्चन उन वीडियो से आपको मिले हैं। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होते हैं उन्हीं से वीडियो लेकर आया जाता है। इसी के क्रम में आज का हमारा वीडियो, जैसे कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इतिहास का किसी भी एग्ज़ाम उठाकर आप देखोगे तो हर एग्ज़ाम में आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इन्हीं के ऊपर रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम डॉक्टर साहब का परिचय, इनका साहित्य और संगठन और इनका क्या योगदान रहा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है आज तक आपने जितना भी इनके बारे में जाना है, जितना भी आपने पढ़ा है, उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम चलते हैं, हमारे इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। और आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपके जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, बिल्कुल आसान भाषा में आज क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, तो आज के हमारे वीडियो के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। इसके अंदर हम इनका जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, इनके शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे, दूसरा इनका क्या योगदान रहा है उसके बारे में बात करेंगे, तीसरा इन्होंने किस किस संगठन की स्थापना की, उसके बारे में भी कई सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, और इन्होंने किस किस साहित्य की रचनाएं की, इसके बारे में बात करेंगे, और दलित आंदोलन इन्होंने चलाया, उसमें इनका क्या योगदान रहा है। इसके बाद दोस्तों, इसी के अंदर हम तुलनात्मक अध्ययन के रूप में हम महात्मा गांधी के द्वारा जो दलित उत्थान के लिए जो प्रोग्राम चलाए इन्होंने, क्या क्या कार्यक्रम महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए हैं, उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बस वीडियो में बने रहना है अंत तक, जिससे आपके जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, बिल्कुल आज क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, ये फ़ोटो लगा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का। इसके बाद हम सबसे पहले परिचय की बात कर लेते हैं दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का परिचय की अगर हम बात करें तो दोस्तों, इनका जन्म जो हुआ है 14 अप्रैल 1891 के अंदर। तो इनके अगर जन्म की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महार कुल, मतलब महार इनकी जाति थी दोस्तों, इनके कुल का नाम महार था, उसमें हुआ था। तो दोस्तों, अगर इनसे अगर आपका जन्म का अगर पूछा जाए, वैसे इनका जन्म दिवस अगर जयंती अगर मानी जाएगी तो वो 14 अप्रैल को मानी जाती है। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महार कुल के अंदर हुआ था। और दोस्तों, इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था, इसके बारे में अगर देखें हम, तो इनका जन्म स्थान महू इंदौर के निकट, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर है ये स्थान। वहाँ पे इनका एक सैनिक छावनी के अंदर हुआ था। तो दोस्तों, इनका ये जो महू के अंदर इनका जन्म हुआ है, तो ये इनका पैतृक गांव नहीं था। यहाँ पे इनके पिताजी की ड्यूटी थी। ये पिताजी जो थे, एक सैनिक अधिकारी थे, सूबेदार के पद पे कार्यरत थे सैनिक छावनी के अंदर। तो वो सैनिक छावनी महू के अंदर स्थित थी, तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और इनका जो पैतृक गांव था वो आम्बाडवे आमडवे गांव, जो महाराष्ट्र के अंदर है दोस्तों, रत्नागिरी के आसपास से गांव पड़ता है। तो वहाँ पे इनका ये इनके पिताजी का जन्म पैतृक गांव था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों कि
इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो महू के अंदर हुआ था। महू जहाँ पे सैनिक छावनी थी इंदौर के निकट, जो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और जन्म कब हुआ था दोस्तों इनका, तो 14 अप्रैल 1891 के अंदर इनका जन्म हुआ था। और किस कुल में हुआ था, तो महार कुल के अंदर इनका जन्म हुआ था। दोस्तों अब इनकी बात कर लेते हैं, इनके पहले विवाह की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इनका पहला विवाह लगभग 15 वर्ष की आयु में र, इनका विवाह रमाबाई से हुआ था। और उस समय शायद रमाबाई की जो उम्र थी वो लगभग 9 वर्ष की थी। तो इस हिसाब से दोस्तों इनका बाल विवाह हुआ था, मगर उस समय बाल विवाह का प्रचलन था। तो इनका पहला विवाह रमाबाई से हुआ था दोस्तों, और जिनकी मृत्यु दोस्तों 1935 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर ये दोस्तों इनका दूसरा विवाह होता है 1948 के अंदर। तो 1948 के अंदर दोस्तों इनका दूसरा विवाह मुंबई के अंदर होता है, जो एक ब्राह्मण परिवार की होती है, डॉक्टर शारदा कबीर। और इनको ही सविता के नाम से, सविता अम्बेडकर के नाम से भी इनको जाना जाता है दोस्तों। इनका दूसरा नाम सविता अम्बेडकर भी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भीमराव अम्बेडकर की दूसरी पत्नी का नाम क्या है, तो या तो डॉक्टर शारदा कबीर आएगा या फिर दूसरा आपका सविता अम्बेडकर आएगा। तो ये दोनों नाम इन्हीं के हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म महू में हुआ है। कब हुआ है दोस्तों, 14 अप्रैल 1891 में। दूसरा इनका पहला विवाह रमाबाई से हुआ है, जिनकी मृत्यु 1835 में हो चुकी थी। फिर उसके बाद इनका दूसरा विवाह होता है दोस्तों 1948 के अंदर, जो ब्राह्मण परिवार की एक महिला होती है, डॉक्टर शारदा कबीर। और इनका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, सविता अम्बेडकर। तो ये दोनों नाम से ये पहचानी जाती है। फिर इनके माता पिता की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। तो दोस्तों रामजी मालोजी सकपाल जो थे, एक ब्रिटिश सूबेदार के पद पर ये कार्यरत थे। तो और इनका पैतृक गांव कौन सा था दोस्तों, अम्बडवे। मतलब अम्बडवे के नाम से दोस्तों इनका नाम अम्बेडकर बाद में जाके पड़ता है। तो पहले तो दोस्तों इनका नाम जब रखा जाता है तो भीमा भीमा भीम रामजी मालोजी सकपाल के नाम से इनका नाम एडमिशन करवाया जाता है स्कूल में, और इनके पीछे अम्ब डवे नाम से इनका लिखा जाता है। फिर बाद में जाके इनके मास्टर जी जब ये चौथी क्लास पास कर लेते हैं, तो एक मास्टर जी का सरनेम रहता है दोस्तों अम्बेडकर। मतलब अम्बेडकर का इस तरीके से जुड़ा रहता है दोस्तों, जिस गांव से ये बिलोंग करते थे, जिस एरिया से, वहाँ पे जो भी लोग रहते थे गांव के, वो सारे लोग अपने नाम के लास्ट में अपने गांव का नाम लगाते थे नाम के साथ में। जिस तरीके से अगर किसी का गांव, अगर रामपुर में, अगर किसी का जन्म रामपुर में हुआ है, तो अपने नाम के पीछे जैसे कि भीमराव रामपुर, इस तरीके से उनका नाम रहा करता था दोस्तों। तो इसी तरीके से इनका नाम भी भीमराव रामजी मालोजी सकपाल तो पहले में था, फिर बाद में इनका नाम अम्बडवे पड़ा। फिर अम्बडवे से इनका जब मास्टर जी ने अपना नाम दिया, तो इनका नाम भीमराव अम्बेडकर पड़ा जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों इनका नाम हो जाता है। तो इनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। तो वैसे सकपाल इनका टाइटल था, वैसे ये सकपाल हटा के अम्बेडकर लगा लेते हैं। फिर उसके बाद माता का नाम था भीमाबाई, और ये भीमाबाई से इनका नाम भीमराव पड़ा है दोस्तों। और ये भीमाबाई की 14वीं संतान था। कहने का मतलब इनसे बड़े 13 इनके बहन भाई थे, और 14वें नंबर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अब दोस्तों इनके मत की अगर बात कर ले, तो ये कबीरपंथी मत को ये अनुयायी थे दोस्तों। तो ये शुरू से ही कबीरपंथी थे। कहने का मतलब ये मूर्ति पूजा वगैरह इन सब चीज़ों में, बाह्य आडंबरों में इनका विश्वास नहीं था। और इनका पैतृक गांव कहाँ था दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इनका जन्म महू में हुआ था। तो इस तरीके से आप ये महू, इनको आपका पैतृक गांव नहीं मानना है। महू के अंदर इनके पिताजी की ड्यूटी थी, जो सूबेदार के पद पे थे, इस वजह से महू के अंदर इनका जन्म हुआ है। महू छावनी थी सैनिकों की। फिर इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके पारिवारिक जीवन की। तो ये इनके पुत्र हैं। इसके बाद ये बैठे हुए हैं भीमराव अम्बेडकर जी। ये इनकी पत्नी बैठी हुई है, जो पहली पहली पत्नी थी, उन्हीं का फ़ोटो है ये। इसके बाद दोस्तों ये इनके भाई की पत्नी है, और ये इनके भाई बैठे हुए हैं। इस तरीके से दोस्तों ये सारे लोग फैमिली के साथ बैठे हुए हैं। और ये इनकी पहली पत्नी है दोस्तों रमाबाई, और ये इनकी दूसरी पत्नी है, जिन्होंने बाद में 1948 में इनसे शादी की थी दोस्तों। तो इनकी डेथ 1935 में हो जाती है रमाबाई की। फिर उसके बाद ये डॉक्टर शारदा कबीर, जिनका नाम सविता बाई भी होता है, इनसे 1948 में इनसे शादी कर ली जाती है दोस्तों। ये मुंबई के एक ब्राह्मण परिवार की रहने वाली थी दोस्तों। इस तरीके से इनका 2 विवाह होता है।
ये फ़ोटो में आपको जो दिखाई दे रही है शारदा कबीर है, कहने का मतलब ये सविता अंबेडकर है और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब खड़े हुए हैं। इसके बाद हम इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं, इनकी शिक्षा का किस तरीके से इनका पूरा चरण रहा है। तो दोस्तों अब इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई है इनके पैतृक गांव के पास जो सतारा था, सतारा के एक हाई स्कूल था गवर्नमेंट का, वहाँ से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की, मतलब पहली क्लास में इन्होंने एडमिशन लिया अपने सतारा के हाई स्कूल के अंदर। और दोस्तों यहाँ पे जब इन्होंने पहली क्लास में एडमिशन लिया तो इन्होंने अंग्रेजी मीडियम में उस समय स्कूल चला करते थे, तो उस अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में इन्होंने पहली क्लास में दाखिला लिया। और वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद दोस्तों ये पहले बच्चे थे दलित समाज के जिन्होंने स्कूल के अंदर एडमिशन लिया था। मतलब उस समाज में उस समय कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाया करता था, दलित समाज का खास करके। तो इन्होंने पहली बार एडमिशन लिया था दोस्तों, पहला बच्चा था। और इन्होंने जब चौथी क्लास पास की थी दोस्तों, जब अपने स्कूल के अंदर जब चौथी क्लास इन्होंने पास की थी तो उसका बहुत ही ज़्यादा इन्होंने आयोजन करके और बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन किया था दोस्तों। मतलब बड़ा फंक्शन टाइप का इन्होंने सेलिब्रेट किया था चौथी क्लास में, क्योंकि उस समय इनकी समाज के अंदर चौथी क्लास, अंग्रेजी से चौथी क्लास पास करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। इस वजह से इनको बड़ा सेलिब्रेट करने का मौका मिला दोस्तों। फिर उसके बाद होता क्या दोस्तों, अपने हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए ये इनका पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो जाता है। तो 1897 के अंदर ये एल्फिंस्टन रोड के अंदर एक मुंबई के अंदर ये शासकीय हाई स्कूल होता है, वहाँ से अपनी ये हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करते हैं और वहीं से अपना ट्वेल्थ पास कर लेते हैं दोस्तों। और ट्वेल्थ पास करने के बाद बॉम्बे विश्वविद्यालय के अंदर ही एक एल्फिंस्टन कॉलेज होता है दोस्तों, वहाँ से ये बीए की डिग्री प्राप्त करते हैं दोस्तों। फिर ये बीए की डिग्री मतलब मुंबई से प्राप्त की है दोस्तों इन्होंने। फिर बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद अब ये क्या करते हैं दोस्तों, अब ये मास्टर करने के लिए मतलब एमए करने के लिए एक बड़ौदा गायकवाड़ के शासक होते हैं, गायकवाड़ शासक बड़ौदा के, उनसे ये वहाँ से छात्रवृत्ति मिलती थी, मतलब वो पढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति देते थे दोस्तों। तो इन्होंने उस गायकवाड़ शासक से छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली थी दोस्तों, जो लगभग 11.5 या लगभग 12 पौंड के आसपास वो छात्रवृत्ति मिलती थी। मतलब एक महीने का 12 पौंड उसमें छात्रवृत्ति मिलती थी, मतलब स्कॉलरशिप, और जो 3 साल के लिए इनको मिली थी दोस्तों। तो इनको अब मास्टर करना था, तो 2 साल में इनको मास्टर करना था और 1 साल में इन्हें दूसरी डिग्री करना था। तो ये मास्टर करने के लिए इनका सिलेक्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ कोलंबिया विश्वविद्यालय होता है दोस्तों, वहाँ पे इनका सिलेक्शन हो जाता है 1913 के अंदर। और कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर ये अपनी एमए की डिग्री पूरी करते हैं दोस्तों। तो ये मास्टर की डिग्री अपने कहाँ से पूरी करते हैं दोस्तों, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय से ये करते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। और ये कहाँ से अपनी स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं दोस्तों, तो बड़ौदा के गायकवाड़ शासक से ये अपनी स्कॉलरशिप प्राप्त करते थे, जो लगभग 11 या 12 पौंड प्रति माह इनको मिलती थी दोस्तों। और 3 साल के लिए इनकी स्कॉलरशिप रिन्यू वहाँ से अवेलेबल हुई थी दोस्तों, इनको करवाई गई थी। फिर उसके बाद दोस्तों जब ये वहाँ पे चले जाते हैं तो वहाँ पे अब ये सबसे पहले तो अपनी कोलंबिया से ये एमए की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसके बाद वहीं से कोलंबिया से ये पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स में करते हैं दोस्तों, ये अर्थशास्त्र में ये कोलंबिया से ये अपनी मास्टर करते हैं। फिर उसी अर्थशास्त्र से ये पीएचडी करते हैं दोस्तों। फिर डीएससी मतलब डॉक्टर सोशल साइंस, मतलब ये साइंस की डिग्री होती है दोस्तों, डीएससी, ये लंदन विश्वविद्यालय से ये प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद एलएलडी कोलंबिया से ये प्राप्त करते हैं दोस्तों। मतलब लगभग ये 2 बार तो ये पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं और 2 बार की पीएचडी इनकी अधूरी रह जाती है, तो लगभग ये 4 बार पीएचडी करते हैं दोस्तों। तो 2 पीएचडी तो इनकी कंप्लीट रहती है और 2 पीएचडी की थीसिस इनकी अधूरी रह जाती है। तो ये एलएलडी कोलंबिया से करते हैं, उसके बाद डी लीट लंदन से करते हैं दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी ये डिग्रियाँ ये करते हैं। फिर उसके बाद बार एट लॉ भी लंदन से, मतलब ये बैरिस्टर की उपाधि भी वहीं से लंदन से प्राप्त करते हैं। और एमएससी मास्टर ऑफ साइंस भी ये लंदन से करते हैं दोस्तों। तो इतनी सारी डिग्रियाँ ये प्राप्त करते हैं दोस्तों। और इनकी जो फेलोशिप है, इनकी जो स्कॉलरशिप है दोस्तों, शुरू में तो इनको गायकवाड़ से मिलती है,
गायकवाड़ जो बड़ौदा के शासक थे, फिर उसके बाद शायद आई थिंक इनकी फिर बाद में जब ये एलएलबी वगैरह करते हैं तो ये खेतड़ी के शासक से इनकी स्कॉलरशिप मिलती है। तो इस तरीके से दोस्तों दो जगहों से इनको स्कॉलरशिप मिलती है, तब जाकर ये इतनी सारी डिग्रियां प्राप्त करते हैं दोस्तों। इसमें लगभग लगभग इनकी 2 बार तो ये पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं और 2 बार की पीएचडी इनकी अधूरी रह जाती है, तो लगभग 4 बार की पीएचडी इनकी रहती है। और इन्होंने मास्टर जो किया था इन्होंने इकोनॉमिक्स में किया था और पीएचडी भी इन्होंने इकोनॉमिक्स में की थी। और इसके बाद ये सारी डिग्रियां करने के बाद दोस्तों ये मुंबई के कॉलेज के अंदर इकोनॉमिक्स के ये प्रोफेसर भी बन जाते हैं। मुंबई जिस कॉलेज में ये पढ़े थे एल्फिंस्टन कॉलेज, उसी कॉलेज के अंदर ये प्रोफेसर के पद पर ये आसीन हो जाते हैं। और वहाँ पर जब इनको भेदभाव का जब ये शिकार होते हैं दोस्तों, तो वो नौकरी छोड़कर ये चले जाते हैं। उसके बाद फिर ये समाज सेवा के कार्य करने लगते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों इनके प्रमुख संगठन की। अब इन्होंने क्या क्या एजुकेशन से रिलेटेड तो इन्होंने सारी डिग्रियां प्राप्त कर ली है दोस्तों। जब इनका मोह भंग हो जाता है इन सब चीज़ों से, फिर उसके बाद ये समाज सेवा का कार्य करते हैं। तो समाज सेवा के कार्य करने में कौन कौन से संगठनों की स्थापना करते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले 1920 के अंदर दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन का ये गठन करते हैं दोस्तों। तो ये डिप्रेस्ड क्लास जो दलित क्लास होती है उनके उत्थान के लिए डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन का गठन करते हैं दोस्तों। और इसी से संबंधित नाम एक और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के नाम से महात्मा गांधी भी एक अपना संगठन बनाते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो फेडरेशन अगर आएगा पीछे तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर ने इसकी स्थापना की है। और यहाँ पे अगर एसोसिएशन आएगा तो दोस्तों उसका गांधी जी ने किया है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1920 में इन्होंने किया और गांधी जी ने जो किया है वो लगभग 1932-35 के आसपास का वो आपको मिलेगा, वो देखेंगे हम आगे। तो पहला संगठन था दोस्तों इनका ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन 1920 में। फिर उसके बाद दोस्तों जब इस संगठन के बाद कार्य करने के बाद 1924 में ये क्या करते हैं, मुंबई में ही बहिष्कृत हितकर्णी सभा की ये स्थापना करते हैं दोस्तों। तो ये भी दलितों के उत्थान के लिए ही इसकी स्थापना करते हैं। और इसका उद्देश्य क्या रहता है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य हम देख लेते हैं। इसका उद्देश्य स्पष्ट लोगों की भौतिक एवं नैतिक उन्नति करना था दोस्तों। तो भौतिक उन्नति भी करना है और उनकी जो नैतिक उन्नति है उसको भी यहाँ पे उन्नति करना है। उन्होंने अछूतों को मंदिर में प्रवेश कराने तथा सार्वजनिक कुओं से पानी भरने के नागरिक अधिकारों को प्राप्त के लिए महार आंदोलन चलाया दोस्तों। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि महार आंदोलन का संबंध किससे है दोस्तों, तो कुएं से पानी भरना, मतलब मीठा पानी वाला जो आपने क्वेश्चन देखा होगा दोस्तों, कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो महार सत्याग्रह का इसी से संबंधित है। और इसके साथ कौन जुड़े दोस्तों, तो भीमराव अंबेडकर इसी महार सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं। जो किस किस का आंदोलन था दोस्तों, तो मंदिरों के अंदर प्रवेश करना और सार्वजनिक कुएं से पानी भरना, क्योंकि उस समय दोस्तों दलितों को कुएं से पानी भरने के लिए मनाही थी दोस्तों। वो सार्वजनिक कुएं से पानी नहीं भर सकते थे। तो दोस्तों इन्हीं कुएं से पानी भरने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, महार आंदोलन, जो भीमराव अंबेडकर से संबंधित था दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों 1927 के अंदर मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत नामक एक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ करते हैं दोस्तों। तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना तो 1924 में करते हैं, और उसी के 3 साल बाद बहिष्कृत भारत की ये एक पत्रिका चलाते हैं इसी नाम से। फिर उसके बाद 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन करते हैं, जिसके द्वारा मजदूरों के हितों की रक्षा की गई है दोस्तों। तो इन्होंने समाज सुधार के कार्य के साथ साथ मजदूरों के हितों के भी इन्होंने कार्य किए हैं दोस्तों। तो क्या क्या इन्होंने स्थापना की एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, फिर 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा, फिर 1927 में उसी के नाम से एक पत्रिका चलाते हैं बहिष्कृत भारत, और 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के नाम से ये एक संगठन बनाते हैं, जिसका उद्देश्य था मजदूरों का उत्थान करना, मजदूरों की हितों की रक्षा करना। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये सब क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, और क्या क्या इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने 14 अप्रैल 1942 के अंदर एक अनुसूचित जाति संघ के नाम से एक अखिल भारतीय दल के रूप में गठन किया दोस्तों। तो ये एक अखिल भारतीय संगठन जो इन्होंने बनाया, इसका नाम क्या था दोस्तों, अनुसूचित जाति संघ, जिसकी स्थापना कब की है दोस्तों इन्होंने, 14 अप्रैल 1942 को। इसके बाद दोस्तों
1950 के अंदर हिंदू धर्म के भेदभाव से निराश होकर इन्होंने क्या किया दोस्तों, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी डिग्रियां प्राप्त कर ली, इतनी अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए, इन सब के बावजूद भी उन्होंने देखा कि समाज में जब मेरे साथ इतना भेदभाव हो रहा है तो दोस्तों जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, उनके साथ कितना क्या ज़्यादा भेदभाव होगा। तो इन सभी भेदभाव से ये परेशान होकर इन्होंने क्या किया दोस्तों, अनुसूचित जातियों के लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया दोस्तों। 1950 के अंदर लगभग लगभग 5000 या 500 ऐसे कोई संख्या रहती है दोस्तों, इतने सारे लोगों के साथ ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं दोस्तों 1950 के अंदर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1955 के अंदर ये भारतीय बौद्ध महासभा का गठन करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का तो ये ग्रहण कर लेता है, तो ये बौद्ध धर्म के आचरण के साथ अपना जीवन यापन करने लगते हैं और आखिरी में जाके 1955 में ये बौद्ध धर्म महासभा का ये गठन कर लेते हैं और इसी के एक साल बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 1956 के अंदर दोस्तों। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे देख लेते हैं इनका राजनीतिक जीवन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इनका राजनीतिक जीवन जो रहा है 1930 से इनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है दोस्तों। तो वैसे अगर देखा जाए दोस्तों तो 1927 के अंदर जब साइमन कमीशन आता है तो साइमन कमीशन का तो कांग्रेस ने और बाकी बहुत सारे दलों ने इसका विरोध किया था, मगर साइमन कमीशन के साथ जब भारत की स्थिति के बारे में और दलितों की स्थितियों के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा उस साइमन कमीशन के साथ सहयोग करके और अपनी सारी स्थितियों का उन्होंने बताया था दोस्तों, तो उसी समय से इनके अंदर अपने समाज के लिए कार्य करना, अपने समाज उत्थान का कार्य करना, अपने लिए अपने समाज की सेवा करना और समाज को आगे बढ़ाने का कार्य इन्होंने उसी समय से स्टार्ट कर दिया था दोस्तों। और आखिरकार 1930 में जाकर ये दोस्तों अंबेडकर ने राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया और अछूतों के लिए पृथक मताधिकार की मांग की दोस्तों। तो इन्होंने पृथक मताधिकार की मांग कब की है दोस्तों, 1930 से जो गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ था दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए गोलमेज सम्मेलन साइमन कमीशन के बाद गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 के अंदर 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं दोस्तों। तो 1930 का जो गोलमेज सम्मेलन होता है उसी से ये अपने दलित समुदाय के लिए, अछूत समुदाय जो होता है दलित समुदाय, उसके लिए पृथक निर्वाचन की मांग करने लगते हैं दोस्तों। तो पृथक निर्वाचन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि एक ये सीट होती है दोस्तों, तो ये सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन इस तरीके से इन्होंने बोला था दोस्तों। जैसे कि ये सीट होती है, इस सीट के अंदर जितने भी जो भी लोग रहते हैं दोस्तों, तो उन सभी लोगों से कोई मतलब नहीं है, तो इसमें एक दलित इंसान को यहाँ पे उस सीट पे चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि 2 लोगों को चुनाव लड़ना है तो 2 दलित खड़े हो जाएंगे इसमें चुनाव में, मगर दोस्तों अब यहाँ पे सभी समुदाय के लोग तो रह रहे हैं, मगर इसमें जो चुनाव में खड़े हुए दलित समुदाय, उनको वोट करने का अधिकार भी दलित समुदाय को दिया जाता है। तो इस तरीके की इन्होंने मांग की थी दोस्तों। तो ये पृथक निर्वाचन जो हुआ है दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली वो इसी तरीके से थी, मतलब जिस संप्रदाय का वो सीट दी गई है उसी संप्रदाय के लोग उसको वोट कर सकते हैं, बाकी अदर संप्रदाय का कोई भी उसको वोट करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके बाद दोस्तों इन्होंने मांग कर दी। फिर 1930 से 32 के मध्य हुए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन, मतलब एक ही सम्मेलन था दोस्तों, उसका 3 बार बैठक हुआ है। तो दोस्तों आपको कमेंट्स करके ये बताना कि 3 गोलमेज सम्मेलन किस बिल्डिंग के अंदर या किस पैलेस के अंदर ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था, मतलब इसका आयोजन किस स्थान पर हुआ था, ये आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। और इन्होंने अपने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर निम्न वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था दोस्तों। और दोस्तों ये एकमात्र मतलब बड़े नेता थे, वैसे एक और तेज बहादुर सप्रू वगैरह के बारे में आता है, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हों से पूछा जाता है दोस्तों कि कौन सा नेता था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता भीमराव अंबेडकर, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। और इन्होंने अपने भाग लेने का मकसद ये था कि अपने जो निम्न वर्ग था उसके उत्थान के लिए ये कार्य कर सके, और उनके प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने भाग लिया था दोस्तों। 16 अगस्त, अब दोस्तों इन्होंने जब 3 सम्मेलन में भाग लिया और अपनी बात मनवाने के लिए राजी हो गए, तो जो वहाँ का ब्रिटिश प्रधानमंत्री था रेमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने इनको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के हिसाब से जो चुनाव का अधिकार था दोस्तों इनको दे दिया था दोस्तों। तो उसी के खिलाफ फिर गांधी जी चली जाते हैं दोस्तों, तो उसका विरोध गांधी जी करते हैं। तो गांधी जी ने जब विरोध किया तो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने
कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी और दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। कहने का मतलब दोस्तों, तो दलितों को जिस तरीके से मुसलमानों को अलग चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया गया था, उसी तरीके से दोस्तों दलितों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया गया। कहने का मतलब जिस सीट पर दलित चुनाव लड़ेंगे उस सीट पर वोट देने का अधिकार भी ओनली दलितों का होगा, चाहे उस सीट पर कितने ही समाज के लोग कितने ही रहते हो, उस पर ओनली वोट भी दलित समाज करेंगे और उस सीट पर खड़ा भी दलित होगा। इस तरीका का प्रावधान रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कर दिया, मतलब इसकी घोषणा कर दी दोस्तों। जब इसकी घोषणा कर दी जाती है दोस्तों 16 अगस्त को, तो 24 अगस्त को 24 सितंबर 1932 को गांधी जी अंबेडकर के मध्य, मतलब जब यह घोषणा कर दी जाती है दोस्तों, तो इसी घोषणा के विरोध में गांधी जी यरवदा जेल के अंदर रहते हैं और उसी जेल के अंदर आमरण अनशन शुरू कर देते हैं दोस्तों। मतलब उनका आमरण अनशन शुरू करना इसलिए रहता है कि ये जो व्यवस्था की है ना, रेमजे मैकडोनाल्ड ने जो व्यवस्था की है दोस्तों पृथक निर्वाचन वाली, इस व्यवस्था को ये भीमराव अंबेडकर द्वारा स्वीकार करने की वजह से इन्होंने विरोध किया दोस्तों। और यरवदा जेल के अंदर गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और बोला कि जब तक ये लोग भीमराव अंबेडकर इसको नहीं ठुकराएंगे, जब तक ये मेरा उपवास चलता रहेगा दोस्तों। तो इसी उपवास के बाद जब मदन मोहन मालवीय और जेकर वगैरह ये सारे लोग मिलकर भीमराव अंबेडकर के ऊपर प्रेशर डालते हैं और जब ये सारे लोग मिलकर एक समझौता करवाते हैं गांधी जी के साथ, तो दोस्तों ये 16 अगस्त के बाद 24 सितंबर के दिन 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता था। पूना की यरवदा जेल के अंदर ही वो स्थित होते हैं, तो वहीं पे ये समझौता होता है दोस्तों, जिसके द्वारा साधारण वर्ग में ही सीटों का आरक्षण दिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी दोस्तों, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, उसके हटाकर साधारण वर्ग मतलब सीटों पर आरक्षण करवा दिया जाता था। मतलब साधारण वर्ग में क्या किया दोस्तों कि इस पे चुनाव तो दलित ही लड़ेंगे मगर वोट डालने का अधिकार सभी समुदाय के लोगों को दिया जाएगा। तो इस तरीके की व्यवस्था फिर जब 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है तो उसमें यह व्यवस्था की जाती है। और उसके द्वारा और क्या क्या इनके प्रावधान रहते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर जो प्रांतीय काउंसिल के अंदर 71 सीटें दी गई थी दोस्तों। सांप्रदायिक जो रेमजे मैकडोनाल्ड ने जो कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, उसके अंदर 71 सीटें प्रांतीय काउंसिल के अंदर दी गई थी दलित समुदाय को। मगर गांधी जी ने जब इस पर एग्रीमेंट किया दोस्तों, उसके अंदर 71 से बढ़ाकर 148 सीटें इनको प्रांतीय काउंसिल के अंदर प्रदान की गई दोस्तों। इसके बाद दोस्तों केंद्रीय विधानमंडल के अंदर भी इनको 18% की सीटों में बढ़ोतरी की गई दोस्तों। इस तरीके की बढ़ोतरी इन्होंने पूना समझौते के अंदर देखने को मिलती है दोस्तों। इसके बाद इनकी पत्रिकाओं की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इनकी जो प्रमुख पत्रिकाएं थी दोस्तों, मूक नायक जो था इनका समाचार पत्र था दोस्तों, ये मराठी भाषा में था। और बहिष्कृत भारत जो था ये भी मराठी भाषा में था, तो ये महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने चलाए थे। तो ये दोनों पत्रिका मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि मूक नायक का संबंध किसके साथ है, तो भीमराव अंबेडकर के साथ है और इसकी जो भाषा है वो मराठी है। बहिष्कृत भारत का भी भाषा मराठी है और इसका संबंध भी भीमराव अंबेडकर के साथ जुड़ा हुआ है। अब इनकी पुस्तक की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इनकी पुस्तक थी थॉट्स ऑफ पाकिस्तान दी अनटचेबल, तो ये इनकी एक पुस्तक है दोस्तों। दूसरी गांधी एंड जिन्ना, ये इनकी दूसरी पुस्तक है। तीसरी पुस्तक है गांधी एंड गांधीइज्म। तो दोस्तों इनकी 3 पुस्तकें कौन कौन सी दोस्तों, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, दी अनटचेबल, 4 पुस्तकें दोस्तों कौन कौन सी है। एक तो आपकी थॉट्स ऑफ पाकिस्तान हो गई है, दी अनटचेबल इनकी एक पुस्तक हो गई है, गांधी एंड जिन्ना इनकी पुस्तक हो गई है और गांधी एंड गांधीइज्म इनकी एक चौथी पुस्तक हो गई है। तो इस तरीके की दोस्तों इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तकों के बारे में हमने बात कर लिया है। इसके बाद इनको पुरस्कार कौन सा मिला था दोस्तों, तो इनकी मृत्यु के बाद इनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला था दोस्तों और एक बोधिसत्व के नाम से इनको एक पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों। इसके बाद हम महात्मा गांधी के द्वारा दलित उद्धार के कौन कौन से कार्य किए गए इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो वैसे तो भीमराव अंबेडकर ने भी कई सारे काम किए थे दलित उद्धार के, मगर उन्हीं के बाद जब दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है रेमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड के समय, जब इनका फिर गांधी और इनका जब पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट के बाद गांधी जी अपने रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा दलित
उत्थान के लिए कार्य करने लग जाते हैं दोस्तों 1932 के बाद। फिर ये क्या क्या कार्य करते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं सबसे पहले महात्मा गांधी की सक्रिय भागीदारी से दलित जातियों के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इनके आंदोलन तो छुटपुट तरीके से चल ही रहे थे, मगर जब महात्मा गांधी का सहयोग इस आंदोलनों को मिला तो इनके आंदोलनों का स्तर काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ गया और इनके आंदोलन का स्तर राष्ट्रीय हो गया दोस्तों। तो इसके बाद और क्या होता है दोस्तों, 1917 के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है उसके अंदर हिंदू समाज द्वारा दलित जातियों पर आरोपित कठिनाइयों को दूर करने के संबंध में एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया दोस्तों। तो 1917 के अंदर एक प्रस्ताव लेकर आया गया जिसके द्वारा हिंदू समाज के द्वारा जो प्रताड़ित किया जाता है दलित लोगों को, जिनके लिए कठिनाइयाँ या इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, उन सभी को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आया गया कांग्रेस कमेटी के द्वारा। फिर उसके बाद दोस्तों 1921 के अंदर कांग्रेस ने पुनः हिंदुओं को निम्न जातियों के हितों की रक्षा और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए आह्वान किया दोस्तों। तो ये कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये काम हो रहा है। कहने का मतलब पहले तो 1917 के अंदर होता है, पर 1917 के बाद इस कार्य में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता कोई भी, तो फिर 1921 के अंदर इनमें पुनः इसका आह्वान किया जाता है कि हिंदू से बोला जाता है कि निम्न जातियों के हितों की रक्षा करें और उनके साथ अस्पृश्यता को समाप्त किया जाए। फिर उसके बाद 1922 के अंदर गांधी जी ने एक कमेटी बनाई दोस्तों, जिसका उद्देश्य था देश के सभी अछूतों के लिए एक व्यवहारिक योजना बनाना दोस्तों। तो ये 1922 के अंदर, मतलब 1917 में भी किया, 1921 में भी किया, 1922 में भी किया। फिर 1931 होता है दोस्तों। तो 1931 के अंदर क्या होता है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों के नियम को प्रतिपादित किया जाता है। तो दोस्तों इसमें मूल अधिकार जो होते हैं वो सभी समाज, सभी वर्ग, सभी वर्ण के लिए होते हैं। तो ये भी दलितों के उत्थान के लिए ये कार्य किया जाता है दोस्तों। इसके बाद 1932 के अंदर अब महात्मा गांधी जी जो है अपना रचनात्मक कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। तो 1932 के अंदर महात्मा गांधी ने निम्न जातियों की उन्नति के लिए उनका नाम हरिजन रखा। तो पहले इनको दलित या जो भी बोला जाता है दोस्तों, अछूत वगैरह, तो इन सभी नामों को हटाकर इन्होंने उन नाम की जगह इन्होंने हरिजन शब्द इनके लिए यूज़ किया और हरिजन सेवक समाज की इन्होंने स्थापना की। मतलब 1932 के अंदर हरिजन सेवक समाज या हरिजन सेवक संघ की इन्होंने स्थापना की दोस्तों 1932 के अंदर। और उसका अध्यक्ष किसे बनाया दोस्तों, घनश्याम दास बिड़ला को इसका अध्यक्ष बनाया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, कई सारे एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष कौन था या हरिजन सेवक समाज का अध्यक्ष कौन था, तो घनश्याम दास बिड़ला थे दोस्तों। महात्मा गांधी नहीं लगाना है वहाँ पे। फिर उसके बाद दोस्तों 1932 के अंदर ही मुंबई में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की है दोस्तों। तो हमने सबसे पहले बात की थी दोस्तों 1932 के अंदर, तो इन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बना दिया है। पर 1920 के अंदर ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी। तो दोस्तों आपको फेडरेशन और एसोसिएशन याद रखना है। फेडरेशन अगर आए तो भीमराव अंबेडकर है और एसोसिएशन आए तो गांधी जी है। और गांधी जी ने कब किया दोस्तों, 1932 में किए, और फेडरेशन की स्थापना 1920 में हुई है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर उसके बाद 1932 के अंदर ही इनका पूना पैक्ट हो जाता है दोस्तों। पूना पैक्ट यरवदा जेल, जो पूना की यरवदा जेल है, उसके अंदर इसका पैक्ट किया जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद 1933 के अंदर गांधी जी ने एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली, मतलब अखबार निकाला, जिसका नाम हरिजन था दोस्तों। तो ये हरिजन पत्रिका कब निकाली है, 1933 में निकाली है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। इस तरीके से दोस्तों हमने जितने भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट थे जो एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट होते हैं, उन सभी को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है दोस्तों। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और कहीं से अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक है तो वो भी आप ज़रूर बताएं दोस्तों। इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों और बेसिक सा। ये बॉम्बे विश्वविद्यालय के अंदर जब इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज के अंदर इन्होंने जब बीए किया था दोस्तों, तो उस समय की इनकी ये फ़ोटो है दोस्तों। एक छात्र के रूप में अंबेडकर जी आप देख सकते हो। ये बॉम्बे विश्वविद्यालय के अंदर इन्होंने बीए किया था, उस समय की ये फ़ोटो है दोस्तों। इसके बाद ये कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर मतलब एमए किया दोस्तों इन्होंने इकोनॉमिक्स से। उस समय की ये फ़ोटो है। कोलंबिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका के अंदर स्थित था दोस्तों। और ये अमेरिका किसकी छात्रवृत्ति लेकर गए थे दोस्तों, तो ये 3 साल की छात्रवृत्ति लेकर गए थे। बड़ौदा के जो गायकवाड़ शासक थे उनसे इन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त की थी 3 साल की, जो लगभग 11 से लेकर 12 पाउंड के आसपास इनको छात्रवृत्ति
प्रतिमा मिलती थी, जो 3 साल के लिए मिली थी। और 3 साल में मिलने के बाद दोस्तों इन्होंने 2 साल में तो यहाँ पे एमए कर लिया था, और 1 साल के जब इनको छात्रवृत्ति मिली तो ये लंदन चले गए, जहाँ पे इन्होंने पीएचडी करना स्टार्ट कर दिया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप देख लो, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर ये स्नातकोत्तर अध्ययन, मतलब इन्होंने एक और मास्टर की डिग्री के लिए ये लंदन चले गए दोस्तों। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जूमिंग करके दिखा देते हैं दोस्तों। ये भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो है। ये फ़ोटो जो है भीमराव अंबेडकर की है दोस्तों, आप देख सकते हो। ये लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपने प्रोफेसरों और दोस्तों के साथ अंबेडकर केंद्र में रखा दाएं से बाएं 1916-17 के आसपास की ये फ़ोटो है दोस्तों। इसके बाद अगला फ़ोटो देख लेते हैं दोस्तों। सन 1922 में एक बैरिस्टर के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो दोस्तों इन्होंने जब बैरिस्टर की पदवी धारण की थी तो तब का ये फ़ोटो है दोस्तों। इसके बाद ये गोलमेज सम्मेलन का फ़ोटो है दोस्तों। गोलमेज सम्मेलन जो 1931 के अंदर, जिसके अंदर महात्मा गांधी ने भाग लिया था दोस्तों। ये महात्मा गांधी बैठे हुए हैं, ये मदन मोहन मालवीय बैठे हुए हैं, और ये भीमराव अंबेडकर ये बैठे हुए हैं दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो। और कौन कौन पहचान आ रहा है इसमें दोस्तों, ये इतने लोग पहचान आ रहे हैं, और ये गांधी जी बैठे हुए हैं। तो ये इस तरीके से दोस्तों गोलमेज सम्मेलन के अंदर ये चर्चा हुई थी, और इसी चर्चा के दौरान गांधी जी, इस चर्चा से जब ये निराश होकर और गांधी जी अपने भारत देश वापस आ गए थे, मतलब ये गोलमेज सम्मेलन सक्सेसफुल नहीं हुआ था दोस्तों। और यहीं पे जो ये थे भीमराव अंबेडकर, अपने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंदर अपने सीटों के लिए चुनाव लड़ने वाली बात को ये रमजे मैकडोनाल्ड को मना लिया था इन्होंने। इसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हो, 24 सितंबर 1932 के अंदर यारवदा केंद्रीय कारागार के अंदर M.R. जेकर और तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर अंबेडकर, ये तीनों ने मिलकर दोस्तों ये गांधी जी के पास जब पूना समझौता होता है उस समय का यह फ़ोटो है दोस्तों। ये भीमराव अंबेडकर जी ये खड़े हुए हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इन्होंने जब राजनीति में प्रवेश किया था 1930 के अंदर, तो उस समय का ये पहला भाषण है दोस्तों, उस समय का ये फ़ोटो है। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन रखा गया है ये आपके लिए, आपको कमेंट्स करके इसका आंसर देना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है ये आप समझ सकते हो दोस्तों। पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार 1946 के चुनाव में पूर्वी बंगाल से चुनाव, मतलब चुने गए थे दोस्तों, चुनाव लड़े थे तो पूर्वी बंगाल से। जब भारत पाक विभाजन के पश्चात, मतलब भारत पाक विभाजन जब हो जाता है 1947 के अंदर, तो ये पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, मतलब जिस जगह से ये चुनाव लड़े थे दोस्तों वो स्थान इनका पाकिस्तान में चला जाता है। तब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पुणे संसदीय सीट पर निर्वाचित होना पड़ा। मतलब इन्होंने पहले तो पूर्वी बंगाल से इन्होंने चुनाव लड़ा, पर जब 1947 में जब पाकिस्तान के में ये चला जाता है तो ये पुणे सीट से चुनाव लड़ते हैं दोस्तों, तो निर्वाचित होना पड़ा। जो सीट किसके त्याग पत्र के बाद रिक्त करवाई गई थी दोस्तों, तो जिस सीट से ये चुनाव लड़े थे, मतलब पूना की जो संसदीय सीट थी, इस पर किसने अपना त्याग पत्र दिया था, जिसके बाद भीमराव अंबेडकर इस पर चुनाव लड़कर जीते थे दोस्तों। तो ये आपको बताना है दोस्तों, पुणे सीट जो इनको मिली थी या किसके त्याग पत्र के बाद मिली थी। तो ये पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है PH मोदी, तीसरा है M.R. जेकर, और चौथा है तेज बहादुर सप्रू। तो आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताना है दोस्तों, इन चारों में से एक ऑप्शन आपका राइट माना जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और वीडियो में अगर आपका कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और कई सारी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट पर डली हुई, उनको भी आप प्लेलिस्ट ओपन कर देख सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा दोस्तों आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इतिहास का किला नाम से आप सर्च कर सकते हो, जहाँ पे आपको कई सारे पोल क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। और इसके अलावा आपको जो भी ये वीडियो से रिलेटेड PPT तैयार करवाई जाती है, इसका PDF आपको उस चैनल पर आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है दोस्तों। तो इतिहास का किला बाय इदरीस खान के नाम से वो चैनल बना हुआ है, तो आप वहाँ पे आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।